पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के हवाले से, और उन बड़ी खबरों में आपको ये बताते चलें कि मुजाहिदीन सहूनी फोर्सेस के खिलाफ मुतहरिक हैं और फ़लस्तीन इसराइल जंग का आज छठा रोज़ है। इसके अलावा आगे बढ़ें, दूसरे टॉपिक के हवाले से हम बात करें तो PIA और PSO की लड़ाई भी जारी है, जिसमें मुसाफिर ख्वार होना शुरू हो चुके हैं। और वर्ल्ड कप का आज बड़ा मुकाबला है, कैंगरूस और प्रोटीज आमने सामने आ चुके हैं। दोनों टीमें जीत के लिए दाव पेच आसमाने लगी हुई है। इस हवाले से हम आपको आज बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आप बात करते हैं इसराइली जारियत के खिलाफ। मुजाहिदीन मैदान में आ चुके हैं। इसराइल के गजा पर फसाई हमले भी जारी हैं। फलस्तीनी शहदा की तादाद 1200 हो चुकी है और हमास मुजाहिदीन का भी करारा जवाब सामने आ चुका है। 1300 यहूदी जन्म जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि 3000 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिका इसराइल की मदद को आ चुका है। मुस्लिम ममालिक भी जंग बंदी कराने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से जंगी उसूलों की पासदारी करने का मुतालबा भी कर दिया है। इसराइल का निहत्ते फलस्तीनियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल, अस्पतालों, मसाजिद, स्कूलों और पनागाहों पर शदीद बमबारी, फास्फोर्स बम से हर शय पिघल गई। फलस्तीनी शोधा की तादाद 1200 हो गई। हमास के हमलों में इसराइली कमांडर समेत 1300 से जायद यहूदी जहन्नम वासिल, जबकि 3000 से जायद जख्मी हो गए। अमेरिका भी जलती पर तेल का काम करने लगा। अमेरिका ने इसराइल को खतरनाक हथियार फराहम कर दिए। हमास के मुजाहिदीन जंग के दौरान भी इंसानियत के आदाब न भूले। मुजाहिदीन ने कैदी खातून और मासूम बच्चे को रिहा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से भी जंगी असूलों की पासदारी करने का मुतालबा, स्कूलों, अस्पतालों, पनागाहों और मसाजिद पर हमले न करने की तलकीन। मुसलमान ममालिक हमास और इसराइल में जंगबंदी करने के लिए मुतहरिक हो गए। सऊदी वलीअहद और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, फलस्तीन इसराइल जंगबंदी करने पर गौर किया। सऊदी वलीअहद ने तुर्क सदर से भी गजा और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। अमेरिका, आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, चिली, फिलिपाइन में रैलियां निकाली गईं। ब्राजील, बैरूत, इराक, उर्दन, जापान में मुजाहिरीन ने इसराइली इक़दामात की सख्त मजम्मत की। इसराइल फलस्तीन जंग शदीद हो गई है। इसराइल के गजा पर बमों और रॉकेट से हमले भी जारी हैं। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली, एहतजाज भी किया, जनरल हाउस इजलास किया। इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी इश्तियाक खान। आज क्या इजलास में कार्रवाई हुई? आज हमारा जनरल हाउस का इजलास हुआ, वकला की कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की और हमारा एक ही मुतालबा था कि फ़लस्तीनियों, निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से उनकी नस्ल कशी की जा रही है, जिस तरह से उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर खामोश है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुक्काम के लिए कि इनकी भी खामोशी हो चुकी है। इस वक्त ये खामोशी एक साजिश का पेश खैमा साबित होगी और हम तंबीह करते हैं तमाम मुक़्तदर हलकों को कि हमारी कायदे आज़म की दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा फ़लस्तीनियों के साथ जो बहन भाइयों का रिश्ता है, उसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिम, पूरी उम्मत पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद है और हम कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी तक सारी ज़िंदगी इसको ना इसराइल को तस्लीम होने देंगे और ना ही हम लोग फ़लस्तीनियों के ऊपर इस तरह से बमबारी होने देंगे। जी, चौधरी इश्तियाक खान का कहना है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको भी खतूत लिखेंगे और अपनी जो आज की करारदाद पास की गई है वो भी भिजवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वकला ने फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे हैं और इज़हार यकजहती है वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से आइंदा जो है इस जुमे को भी वकला जो हैं वो एहतजाज में शरीक होंगे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की अक़वाम आलम इसराइली जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी का भी मुतालबा कर दिया है और एहतजाज जो है वो भारतीय एम्बेसी के बाहर भी किया गया। मुजाहिरीन ने खूब नारेबाजी की। मजीद क्या तफसीलात हैं वो हम जान लेते हैं। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन मलिक। जी फैजुल हसन मलिक, बताइएगा मुजाहिरे किए गए और नारेबाजी की गई, अहवाल बताइएगा।
جی بالکل، آج انڈیا ایمبیسی کے سامنے کل جماعتی حریت کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور کشمیر میں انڈیا کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ راجہ نجابت صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی آ رہی ہے، انڈیا ایمبیسی کے سامنے بھی آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں جی، ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے وہاں لاکھوں شہادتوں کی قربانیاں دے کر کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بیرونی ممالک میں بسنے والے تمام کشمیری جو ہیں وہ بھی آج اور ہر اس قومی دن پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، انڈین ایمبیسی کے سامنے کرتے ہیں، پارٹی کانفرنسز میں لابی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں لابی کرتے ہیں، یورپین پارلیمنٹ میں لابی کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو بنیادی حق کشمیریوں کا، ایک تو حق خود ارادیت دبایا ہوا ہے، اب دوسرا سیاسی جماعتوں کو بھی بین کیا جا رہا ہے، ہماری کشمیری تنظیموں کو بین کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ہم اس آواز کو نہ صرف پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اٹھا رہے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں اور مڈل ایسٹ میں بھی یہ آواز بلند ہو رہی ہے، اور کشمیریوں کے تمام طبقات، تمام جماعتیں، تمام سیاسی تنظیمیں جو ہیں وہ مل جل کر ریاستی عوام کے حق خود ارادیت کے اصول تک جدوجہد جاری رکھیں گی۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو کشمیری ہیں ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ادھر سیاسی جماعتیں ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ہم نہ صرف یہاں پر آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل فورم پر بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جو عالمی دنیا ہے وہ بھی اس کے خلاف، انڈیا کے خلاف ایکشن لے۔ جی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور اب عوام سے بات۔ اسرائیلی جانب کے خلاف قوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور عالم اسلام کو چاہیے کہ فلسطین کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ ہم ایز اے مسلم کنٹری پاکستانی ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی ہی زمین حاصل کرنے کے لیے اسرائیل سے جو ہے ان کی جدوجہد جاری ہے۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، وہاں پر جو ہے عرصہ دراز سے اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ مظالم ڈھا رہی ہیں، لیکن نہ اقوام متحدہ کو خیال آتا ہے نہ پوری دنیا کو خیال آتا ہے۔ فلسطین پر اس ٹائم جو اسرائیل کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو جنگ شروع ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਸੁਣਾ ਜਾਏ تو پھر بڑا اچھا ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے اگر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اسرائیل پہ ہو رہے تو ان کی انسانی حقوق جاگ جاتے ہیں، اگر مسلمانوں پہ ہو رہے تو ان کی انسانی سو جاتے ہیں۔ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ اس جاہلیت کے خلاف جو نا آواز کو بلند کریں، نہ کہ صرف بیانات دیں بلکہ اس پر پورا عمل کریں۔ اور اب شامل کریں گے خبر تیز تیز۔ فیصل آباد میں لاقانونیت کی انتہا، بھتہ نہ دینے پر بااثر افراد کا دکاندار پر تشدد، خوفزدہ کرنے کے لیے دکاندار کے بھائی کی گاڑی پر فائرنگ بھی کی، مقدمہ تھانہ سول لائن میں درج۔ شاہ فیصل کالونی کراچی میں زیر تعمیر مکان زمین بوز، مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج، مکان مالک وزیر اسلام الدین نامزد، حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ پہلے ڈانس کرایا پھر تشدد کا نشانہ بنایا، منکیرہ میں خواجہ سرا کو شادی کا فنکشن کرنا مہنگا پڑ گیا، بااثر افراد کا خواجہ سرا پر مبینہ تشدد، نقدی بھی چھین لی، ڈی پی او بھکر کا نوٹس، منکیرہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ محکمہ ریلوے کے ملازمین کا لاہور میں احتجاج، وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ تنخواہ نہ ملنے پر احتجاجی ریلی نکالی گئی، مظاہرین نے مطالبات منظور نہ ہونے پر دھرنا دینے کی دھمکی دے دی۔ گیس بندش نامنظور، کوئٹہ میں آل پارٹیز کا احتجاج، قبائلی عمائدین بھی احتجاج میں شریک، مظاہرین نے مین روڈ بلاک کر دیا، ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ لاہور میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی شامت آ گئی، سٹی ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، خلاف ورزی کرنے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کیا۔ نان کسٹم سامان کی ترسیل ناکام، ڈی آئی خان میں 55 لاکھ روپے مالیت کا سامان برآمد، ایرانی ڈیزل، خشک دودھ، پیراشوٹ کپڑا شامل، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو گئے، لاہور میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 71 مریض اسپتال پہنچ گئے۔ کتابیں ہیں نہ کاپیاں، بیٹھنے کی جگہ بھی موجود نہیں، ایل او سی کا آخری سکول سہولیات سے محروم، گورنمنٹ بوائز سکول عباس پور کے طلبہ کا تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔
पंजाब भर के बस अड्डों की बहाली के लिए महकमा बल्दियात मुतहरिक, चीफ ऑफिसर बस अड्डों की बेहतरी के लिए जामिया प्लान तश्कील दें। सेक्रेटरी पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के अफसरान को हिदायत। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 और 15 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। तो नाज़रीन, पीआईए का माली बहरान संगीन हो चुका है। पीएसओ को अदायगी ना होने पर परवाजों को पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर होने लगी है और पीएसओ ने सक्कर, मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान समेत छोटे शहरों को पेट्रोल की सप्लाई भी बंद कर दी है। पीएसओ के मुताबिक पीआईए ने ताहाल कोई अदायगी नहीं की। पीआईए और पीएसओ के माली मामलात संगीन होने से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर होने लगा है। कौमी एयरलाइन FBR की भी ना दहिंदा निकली है। इस हवाले से बात करेंगे काशिफ मुनीर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, पीआईए ने वादा करके अक्टूबर के महीने में FBR को 1 रुपए तक की अदायगी नहीं की, क्या वजह बनी बताइएगा? देखें जी, इस वक्त जो पीआईए का जो माली मामलात है वो संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। और पहले अगर हम बात करें पीएसओ की, तो पीएसओ गुज़श्ता 2 रोज़ से और मजमूई तौर पर गुज़श्ता 1 हफ्ते से परवाज़ें जो है मुतासिर हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से तो सूरत हाल यही है कि छोटे जो शहर हैं उनमें फ्यूल फराहम ही नहीं किया जा रहा। जैसे आपने सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, गवादर, कोयटा की बात की है, यहाँ पर फ्यूल की फराहमी नहीं की जा रही और यहाँ से जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो तकरीबन जो है वो बंद हुआ है। बड़े शहरों को फ्यूल फराहम करने की जो बात की जा रही है उसमें गुज़श्ता रात जो है इस्लामाबाद से भी परवाज़ मुतासिर हुई है और इवन कराची से भी परवाज़ों का जो है वो मामलात लेट हुए हैं। पीएसओ का कहना यह है कि हमें आज के दिन जो है अभी तक जो वादा करने के बाद जो है वो पेमेंट नहीं की गई। आज के दिन तक यानी आज जब बैंकिंग आवर्स खत्म होने हैं तो 75 करोड़ रुपए अदायगी का वादा किया गया है। मजमूई तौर पर 75 करोड़ के अलावा जो अदायगी है वो 26 अरब तक पहुंच गई है। सिर्फ अगर अक्टूबर के महीने की बात की जाए तो योमिया की बुनियाद पर 8.5 लाख लीटर जेट फ्यूल फराहम किया जाता है और योमिया जो है वो 20 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है वो फ्यूल की फराहमी की जाती है। अब आते हैं हम FBR की तरफ। FBR की यानी मामला ये है कि पीआईए ने जो मुसाफिरों से फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में पैसे ले लिए हैं, यानी मुझसे और आपसे जब हम सफर करते हैं बैरून मुल्क तो हमसे एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में पैसे लिए जाते हैं। उन पैसों को एक अलग अकाउंट में रखा जाता है, वो भी अदायगी नहीं की है। हमारे साथ रहिएगा, अभी हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पीआईए अतहर अवान हमारे साथ हैं। अतहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो पीआईए का माली बहरान है वो संगीन होता जा रहा है, इसका हल कब तक निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। पीआईए को कैश फ्लो का सामना है, लेकिन जहाँ तक काशिफ साहब आपके वो कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे तो मैं उसे डिसएग्री करूंगा। जी जी। बेसिकली पीआईए को कोई फ्यूल की सप्लाई में कमी का सामना नहीं है। ताहम कल शाम में पीएसओ ने हमारी 2 फ्लाइट्स को फ्यूल सप्लाई नहीं किया था, लेकिन बाद आज़ा उन्होंने सप्लाई बहाल कर दी है। आज भी हमारी कोई फ्यूल की वजह से कोई फ्लाइट हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई है और मामूल के मुताबिक हमारा ऑपरेशन जारी है। ये सूरत हाल है जी इस वक्त। अच्छा, मामूल के मुताबिक आपका ऑपरेशन जारी है, तो इसका मतलब है कोई तनाज़ा नहीं चल रहा? तनाज़े की कोई बात नहीं है, पेमेंट्स का मामला होता है तो पेमेंट्स में चूंकि कैश फ्लो की एयरलाइन को कैश फ्लो की कमी का सामना है तो पेमेंट्स आगे पीछे हो जाती हैं। बहरहाल आज हमने पीएसओ को इंशाल्लाह बैंकिंग आवर्स में हम उनको अदायगी कर देंगे। अच्छा ठीक है, अतहर अवान साहब हमारे साथ ही रहेगा। काशिफ, तर्जुमान पीआईए का तो ये कहना है कि इनका कोई तनाज़ा नहीं चल रहा, 2 में सिर्फ डिले हुआ था लेकिन उसके बाद मामला ठीक हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तर्जुमान पीआईए गलत कह रहे हैं, लेकिन तर्जुमान पीआईए को इसको कंफर्म कर लेना चाहिए। आज भी इनके छोटे शहरों में फ्यूल फराहम नहीं किया गया, इन्होंने वादे के मुताबिक पेमेंट नहीं किया और ये पीएसओ इस बात को ओन कर रहा है कि हमने इनको फ्यूल की सप्लाई बंद की है। ये आपको खुद इस बात का एतराफ़ भी किया है इन्होंने कि गुज़श्ता रोज 2 फ्लाइटें जो इन्होंने मानी भी हैं। आज जो वादा किया है 75 करोड़ की वादे का पीएसओ के मुताबिक नहीं किया है और छोटे शहरों में सप्लाई जो है वो नहीं जारी फ्यूल की। तर्जुमान पीआईए वो उनका काम है, वो कौमी एयरलाइन की इदारे की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन जब शाम तक पूरा शेड्यूल आएगा तो आपको बात सामने नजर आएगी कि छोटे शहरों में फ्यूल सप्लाई नहीं है। इंटरनेशनल इनका ऑपरेशन चल रहा है, ये हमने नहीं कहा कि इंटरनेशनल ऑपरेशन रुका है। छोटे शहरों में फ्यूल सप्लाई बंद है, अदायगी नहीं की गई है। पीएसओ ने इस बात को क्लेम किया है कि आज के दिन इनकी जानिब से 1 रुपया भी जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर नहीं है। 75 करोड़ रुपए इनको अदा करने नहीं करेंगे तो सूरत हाल कल नजर आ जाएगी, अब इनका फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुतासर होगा। थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बात बता भी रहा था कि FBR वाला मामला, क्योंकि फेडरल जो FBR का मामला उस पर अतहर अवान साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इनको भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अक्टूबर के महीने में इनको 4.5 अरब रुपए जमा कराने थे।
یہ وہ پیسے تھے جو میں نے اور آپ مجھ سے اور آپ سے PIA نے لیے اور وہ پیسے استعمال کر لیے جو ادارے کو جمع بالکل وہ پیسے بھی استعمال کر لیے، ابھی تک اس کی ادائیگی بھی نہیں ہو سکی۔ بہت شکریہ کاشف منیر، اور ترجمان PIA اطہر روان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موسم کے حوالے سے بات کریں تو کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات نے موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسم کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ موجود ہیں سمیہ خورشید، ان سے بات کریں گے۔ سمیہ بتائے گا کراچی کا موسم کیسا ہے آج؟ جی کراچی کا موسم جو ہے آج مرطوب ہے اور گرم رہا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے کراچی کا موسم ایسا ہی ہے، مرطوب ہے اور گرم مکس موسم چل رہا ہے۔ اس وقت جو محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت جو کراچی کا درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ کم سے کم جو ہے 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ ہوائیں جو ہیں وہ جنوب مغرب کی سمت سے 10 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اچھا، محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ 13 اکتوبر کی شام سے جو ہے ملک میں مغرب کی سمت سے جو ہے بلائی علاقوں میں ہوائیں داخل ہوں گی، جو کہ 14 اکتوبر تک جو ہے وہ بلائی اور وسطی علاقوں میں پھیل جائیں گی، جس کے باعث سندھ کے سمیہ خورشید بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو آج کی بڑی خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ کراچی میں تعمیرات کے نام پر موت کا کاروبار اور نواز شریف کی وطن واپسی پر کیا ہوگا؟ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، کراچی میں تعمیرات کے نام پر موت کا کاروبار جاری ہے۔ ناقص میٹیریل سے بنی عمارتیں گرنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ شہر قائد میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات ہونے لگی ہیں۔ ٹھیکیدار مافیا ناقص میٹیریل سے کم وقت میں تیزی سے عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ روز شاہ فیصل کالونی میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے بھی حکام کو ہوش نہ آیا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سندھ کا بلڈنگ جو ہے کنٹرول اتھارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز قائم خانی، ان سے بات کریں گے۔ سرفراز قائم خانی، یہ بڑے پیمانے پر یہ جو کام ہو رہے ہیں اس کی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے اگر بات کریں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ کسی قسم کی غیر قانونی تعمیرات اس شہر میں نہ ہو، لیکن ایسا دیکھنے میں آیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چلنے والا جو پٹا سسٹم ہے اس کے باعث یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے عروج پر پہنچی، لیکن نگراں سیٹ اپ آنے کے بعد جو ہے وہ DG SBC اور وزیر بلدیات جو ہیں ان کی جانب سے ایکشن نظر آیا، اور شہر کے اندر 15 روز میں جو ہے 150 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اپنی جگہ پر، لیکن جو ناقص مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ جو نقشہ پاس کیا جاتا ہے وہ ریزیڈنشل اگر رہائشی گھر ہے تو اس کے حوالے سے نہ تو آرکیٹیکٹ انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ ہی کوئی انجینئر جو جا کر اسے چیک کیا جاتا ہے، لیکن اگر کمرشل عمارت اگر تعمیر ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ انجینئر جو ہے وہ ہائر کریں گے اور وہ پورے مٹیریل کو چیک کریں گے، لیکن ایسا یہاں پر نہ تو بلڈنگیں چیک ہوتی ہیں نہ ہی کوئی رہائشی مکان چیک ہوتا ہے۔ جب غیر قانونی تعمیرات جو شاہ فیصل کی جو مکان تھا جو زیر تعمیر تھا اور وہ زمین بوس ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہماری بات ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ناقص مٹیریل کا استعمال تھا، لیکن جہاں ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ کے جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں ان کی ذمہ داری، تو اس کے بعد تو اس طرح کے جو کام ہے وہ تو کیے جائیں گے۔ اب جو سندھ کی میٹیریل چیک کرنے والی ہے بلڈنگ اتھارٹی ہے، اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی اقدامات نہیں کریں گے تو پھر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ لیکن شہر میں تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاں نقشہ پاس ہوتا ہے جسے آرکیٹیکٹ انجینئر پاس کرتے ہیں، انجینئر جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہی پاس کرتے ہیں، اس میں وہ عمارتیں بھی جو ہیں یہاں پر جو مکان ہیں وہ بھی مسمار ہو گئے، اور متعدد لوگ جو ہیں ان عمارتوں کے ملبے کے نیچے جو ہے وہ دس کے مر چکے ہیں۔ یہیں پر اگر بلڈنگ کنٹرول اور آباد جو بلڈر ایسوسی ایشن ہے ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار یہ جو ہے حکومت کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی میکنزم بنایا جائے کہ جو مٹیریل چیک کریں، چاہے وہ رہائشی مکان ہو چاہے کمرشل ہو۔ آج بھی جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کارروائیوں تو کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے دگنی تعداد میں جو ہے غیر قانونی تعمیرات بھی اس شہر میں جاری ہیں۔ یہاں پر اگر وزیر بلدیات کی بات کریں یا سیکریٹری کی بات کریں، ان کی جانب سے بار بار جو ہے وہ DG SBC کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے۔ اگر یہاں پر شہر میں تعمیرات شروع ہوتی ہے تو علاقہ پولیس جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے، کیونکہ جہاں جو رہتی بجری اترتی ہے پولیس کی ذمہ دار ہے، کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے۔ سرفراز قائم خانی، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا ہے۔
आगे बढ़ते हुए बात करें कि कायद नून लीग सऊदी अरब में मौजूद है। नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। नवाज शरीफ उम्र की अदायगी के बाद 17 और 18 अक्टूबर की रात दुबई पहुंचेंगे, जबकि कायद नून लीग की वतन वापसी पर क्या होगा और जो तैयारा है उसके हवाले से वो किस शहर में लैंड करेगा, हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज। तारिक अजीज, बताइएगा कि नवाज शरीफ का जो तैयारा है वो कौन से शहर में लैंड करेगा, मुलाकातें भी शेड्यूल हैं, और बताइएगा कि वहां पर क्या उनका स्केड्यूल रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात जो है वो तय तकरीबन हो चुकी है। उसका शेड्यूल तय किया जा रहा है। 1-2 दिनों में मुलाकात भी हो जाएगी। इसके बाद उम्र की अदायगी उन्होंने करनी है। 4 से 5 दिन का उनका स्टे है। उनका स्टे जद्दा में होगा। हुसैन नवाज उनके साहबजादे हैं, उनके रहायश गाह के ऊपर उनका इंतजाम किया गया है। इसके बाद वो 17 और 18 की रात को पहुंचेंगे, दुबई पहुंचेंगे। दुबई में भी 3 दिन का उनका 2 दिन का 3 दिन का क़याम है। दुबई में उनकी एक्टिविटी होगी। दुबई में 3 दिन का क़याम का मकसद ये है कि पाकिस्तान से टॉप लीडरशिप वहाँ भी जाएगी, वहाँ उनकी मीटिंग्स भी होंगी, कुछ जर्नलिस्ट को भी बुलाया जा रहा है। आने से पहले एक माहौल बनाया जाएगा। दुबई में नवाज शरीफ साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से टॉक भी होगा, इंटरेक्शन भी होगी। तो सीनियर लीडरशिप जाएगी, एक इजलास होगा मशावरती। उनकी वापसी के हवाले से उनकी लीगल टीम भी वहाँ मौजूद होगी, क्योंकि कल के फैसले के बाद थोड़ी सिचुएशन बदल चुकी है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद लीगल टीम का दोबारा विजिट होगा दुबई में। वहाँ जाके आने से पहले इन्होंने एक बहुत मशवरा कर दी है कि इसके बाद इस्लामाबाद लेके आया जाए या लाहौर जाएँ। लेकिन ये एक बात तय है कि नवाज शरीफ साहब को वापसी के ऊपर जो है एक कानूनी जो है उन तकाजे हैं उनका जो है सामना करना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा, उनको जो ज़मानत लेनी पड़ेगी। अब ज़मानत होती है नहीं होती, इस पर बड़े खदशात भी हैं और बड़ी चीज़ें डिस्कस भी की जा रही हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी ज़मानत होती है या नहीं होती, और ना होने की सूरत में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों की वजह से जो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ कायद हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में थोड़ा सा उनकी में थोड़ी मायूसी लाजमी है कि कल के फैसले के बाद। तो उनका जो इस पर एक तजवीज़ है, अभी 2 तजवीज़ हैं। कल के फैसले के बाद मायूसी है तो सरेंडर करने का भी कोई इम्कान है उनकी जानिब से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी सरेंडर तो उन्हें करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट में आके नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करना पड़ेगा, उसकी हफाजी ज़मानत के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। एक जो कानूनी ड्यू प्रोसेस है उससे वो तो नहीं हो सकते। बाकी जब तक चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट उनके बाकी चीज़ें इस्तकबाल कैसे होगा, लाहौर जाएंगे, मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा उनका है। उनकी ख्वाहिश है कि लाखों की तादाद हो, वो तादाद लाखों तक पहुँचती है नहीं पहुँचती, आने वाले वक्त बताएगा। अलबत्ता ये ज़रूर तय हो चुका है मीनार पाकिस्तान की पे उनकी एक स्पीच जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो स्पीच करेंगे, उनके अलावा उनकी पार्टी का कोई दीगर सीनियर रहनुमा वहाँ पे स्पीच नहीं करेगा। उनकी जो स्पीच है वो 1 घंटे के ऊपर मुहित होगी, जिसमें वो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अपना रोड मैप देंगे। तो वहाँ से सीधा वो अपने घर चले जाएंगे। और एयरपोर्ट में भी मना कर दिया गया है, एयरपोर्ट उनको ले जाने के लिए कोई नहीं जाएगा सिवाय शहबाज शरीफ के, हमजा के और उनकी फैमिली के जो देखो होंगे। कोई पार्टी की तरफ से आपने हमें तफसीलन तारिक अजीज अपडेट किया कि जब वो वापस आएंगे, वतन वापस आएंगे तो सिर्फ उनकी फैमिली ही उनको रिसीव करेगी। तो यहाँ पर सियासी बयान हम शामिल करते हैं। तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है, रियासत ना बचती तो सबकी सियासत भी दफन हो जाती। सदर मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि वतन वापसी पर कायद नून लीग का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। कहते हैं कि सियासत कुर्बान करके रियासत को हमने बचाया है और अगर हम रियासत ना बचाते तो सबकी सियासत दफन हो जाती। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि 18 माह की हमारी कारकर्दगी उस पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई मलाल नहीं है। हम जितना कर सकते थे हमने अपना बेस्ट दिया और रियासत ना बचती तो सबकी सियासत ही दफन हो जाती। और अब जुर्म दास्तान। महंगाई ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। फैसलाबाद में घरेलू अखराजात के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। भाई ने फायरिंग करके भाई को मौत के घाट उतार दिया, जबकि फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। बात करते हैं वकास शरा से। वकास, ये महंगाई की वजह से भाई ने भाई को मार दिया, क्या घरेलू अखराजात ज्यादा थे, बिल ज्यादा आ गया था, मामला था क्या? जी बिल्कुल, महंगाई ने एक और जान ले ली है। ये सरगोदा रोड का इलाका है जहाँ पर घर के अखराजात के हवाले से जो दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ, जिस पर जो है एक भाई ने तैश में आकर जो है दूसरे भाई को गोलियां मारकर जो है कत्ल कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज जो है न्यूज़ को मसूल हुई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह पहले
दोनों भाइयों के दरमियान तल्ख कलामी होती है, बहस मुबासा होता है। उसके बाद जो है एक भाई जो है वो पिस्तौल लेकर उससे जो है फायरिंग करता है, जिससे दूसरा भाई जो मौके पर जान हो जाता है। बताया जा रहा है कि दो घर के अखराजात जो काफी ज्यादा हो गए थे, तो दूसरे भाई का, छोटे भाई का ये कहना था कि बड़ा भाई भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करे, लेकिन ना करने पर जो है बहस मुबासा हुआ और बहस मुबासा होने के बाद जो है बड़े भाई ने तैश में आकर फायरिंग करके अपने भाई को कत्ल कर दिया है। ताहम पुलिस ने लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है, मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बताइएगा कि उनके घर वालों की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी, घर वालों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी थी। घर के अखराजात जो पहले सामान जो है 10,000 में आ जाता था, लेकिन अब वो 30,000 में भी नहीं आ रहा था, जिस पर जो है काम काज भी बंद होने के बाद तो ये महंगाई के बाद जिम्मेदारी तो फिर किसके सर पर आयद होती है? हुकूमत के सर पर आयद होगी? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की ही वजह से जो है, महंगाई की वजह से जो इस कदर महंगाई हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की हालात। ठीक है वकार शिराज, बहुत शुक्रिया, तफसीलन हमें अपडेट किया। शहर गांव में सबसे पहले बात करें कि जंग की असातिज़ा की लिव इन कैशमेंट के बिल की मंजूरी के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल, स्कूलों को ताले लगाकर खवातीन टीचर्स ने प्ले कार्ड्स भी उठाए और साथ में शदीद एहतजाज किया गया। इसके अलावा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सफ्तर वसीम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सफ्तर, अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह के आज पूरे मुल्क में जो है असातिज़ा कराम वो लीव इन कैशमेंट के बिल की मंजूरी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, इसी तरह ज़िला जंग में भी जो है टीचर्स हजरात वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहिरीन लेडीज़ जो है टीचर्स हैं उनके पास, जिन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और वो अपने हक़ के लिए जो है यहाँ पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहिए, क्या मुतालबात हैं? जी, हमारे मुतालबात हैं कि लीव इन कैशमेंट का तो पहले जुल्म ही था। उस्ताद कहाँ ये नहीं बेचारा घसीटा जाता। पहले उस्ताद को जी कहीं बेनज़ीर के पैसों के लिए भेजा जा रहा है, कहीं आटे तकसीम के लिए भेजा जा रहा है, कहीं इलेक्शन और वहाँ ड्यूटी के लिए। बताएं कि उस्ताद कौन सी कुर्बानी देगा। अगर हमारी इन बात पे मैं खसूसी जो है हमारी इल्तमास है कि मैं ज़िला जंग से रहने वाली हूँ, गवर्नमेंट जो है मंडी शजीवना हाई स्कूल की टीचर्स हूँ, लेकिन हमें तो फ़ख्र था कि हमारे जंग के वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बात पे तवज्जो देंगे और वो भी हमारे साथ हमारे हक़ के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने माथे पर जो है काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और इस वक्त वो सरापा एहतजाज हैं। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है और ये लीव इन कैशमेंट के बिल को जो है जो मंजूर किया गया है उस फैसले को वापस लेने का जो है वो मुतालबा कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सराय आलमगीर में सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हो चुके हैं और तहसील भर के 100 से ज़ायद ये सरकारी स्कूल हैं जिनको ताले लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज को जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। मज़ीद जानते हैं सराय आलमगीर से नुमाइंदा न्यू सैयद अमजद शाह हमारे साथ हैं। जी अमजद शाह, ये एहतजाज किया गया है और उनके मुतालबात भी हैं, वो मुतालबात क्या है उसके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों की निजकारी के फैसले के बाद टीचर हजरात सरापा एहतजाज हैं। टीचर हजरात ने 3 दिन पहले सराय आलमगीर के प्राइमरी, एलिमेंट्री और गवर्नमेंट जो स्कूल हैं 100 से ज़ायद स्कूलों को तालाबंदी करके मुकम्मल जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये जो फैसले किए गए हैं ये हमें मंजूर नहीं, लेकिन हुकूमत और टीचर्स की इस जंग में जो बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस हवाले से हमारे साथ टीचर यूनियन के अहदेदार मौजूद है, ये मजीद इनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। इससे सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट पर आती है। हम टीचर जो है ना वो 4 महीने से पुरअमन रह के सरापा एहतजाज थे कि जो हमारे खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है उसको बंद किया जाए, नोटिफिकेशन जो है ना वापस किए जाएँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो आए रोज़ नया कोई जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी कर देती है। अभी जो है ना वो स्कूलों को निजकारी की तरफ लेके जाना चाह रही है, लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे रहे। तब तक जो है ना जो अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती, हम सरापा एहतजाज हैं और तालाबंदी तक पहुँच चुकी है और इंशाल्लाह तब तक जो है ना वो तालाबंदी रहेगी, गवर्नमेंट स्कूल बंद रहेंगे जब तक हमारे जो मुतालबात पूरे नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपने टीचर्स की बात सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से निजकारी और दीगर जो हमारे मुतालबात हैं जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाता तब तक स्कूलों की तालाबंदी जारी रहेगी और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈیرہ قاضی خان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سے لاکھوں روپے کی ادویات چوری کرنے والا جو ملزم ہے وہ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی طرف سے پولیس کو دائر درخواست میں حیران کن طور پر صرف 15,000 روپے کی ادویات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں لاہور ہائی کورٹ میں لو میرج کیس کی سماعت۔ عدالت کی لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت۔ ہائی کورٹ سے باہر نکلتے ہی لڑکی کے اہل خانہ کا لڑکی پر تشدد اور لڑکی کے خاندان نے بھی لڑکی کی خوب درگت بنائی۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں وہ بتائیں کہ عدالت کی لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دینے کے بعد باہر مار کٹائی شروع ہو گئی۔ ہائی کورٹ کے باہر نکلتے ہی لڑکی کے اہل خانہ نے لڑکی پر تشدد کیا اور جو لڑکی کے اہل خانہ تھے انہوں نے لڑکے کی خوب درگت بنائی۔ یہ مناظر تھے، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہائی کورٹ کی جانب سے سماعت ہو گئی، مکمل ہو گئی، حکم دے دیا گیا کہ دونوں جا سکتے ہیں میاں بیوی، تو اس کے بعد لڑکی کے اہل خانہ نے دونوں کی درگت بنائی۔ آگے بڑھے، ملتان کے شہری مضر صحت گوشت کھانے سے بچ گئے ہیں۔ 800 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا اور قصاب کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ پولٹری شاپ مالکان کو 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں معائنے کے دوران غیر صحت بخش اور خراب گوشت پایا گیا۔ گوشت کی خریداری کا کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا اور پولٹری شاپ مالکان بیمار اور کم وزن مرغیوں کا گوشت فروخت کر رہے تھے۔ مضر صحت گوشت ملتان کے مختلف ہوٹلز اور پکوان سینٹرز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان نامہ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔